Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12 NEET and JEE एग्जामिनेशन। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसी डेरिवेशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस क्लास 12 बोर्ड में और नीट और जेई में भी छोटे मोटे इसके बारे में क्वेश्चंस ज़रूर आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। और आप सबको पता ही आपके बोर्ड एग्जाम्स भी काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, तो पढ़ते रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। आई होप वीडियो के एंड तक इसका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली द एक्सप्रेशन ऑफ अ सर्कुलर लूप। अगर कोई सर्कुलर लूप है और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो आई फ्लो होने की वजह से करंट के मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होगा। उस करंट के मैग्नेटिक फील्ड को हम उसके सेंटर से उससे पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम को देख लेते हैं कि व्हाट इज द डायग्राम। सो कंसीडर अ करंट कैरिंग कॉइल। एक कॉइल है, उसको कंसीडर करते हैं जिसकी रेडियस दे रखी है हमने स्मॉल है और उसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसा तुम 3D रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास में एक कॉइल है और इस कॉइल की रेडियस कितनी दे रखी है, ये स्मॉल ए दे रखी है। नाउ ये स्मॉल ए रेडियस का जो भी लूप है, इस लूप के अंदर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लूप में निकाल सकते हैं, लूप से बाहर निकाल सकते हैं, लूप के साइड में निकाल सकते हैं, तो वही देखना है, वही एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो हमें एक्चुअल में इसके सेंटर से लेकर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट पी को कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटर से पॉइंट पी तक की जो भी डिस्टेंस होगी उसके लिए हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब आपके इस डेरिवेशन में आते हैं जो एक्चुअल में आपके क्लास 12th में आता होगा, क्योंकि 3D रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है। वहाँ पे क्या है कि नॉर्मल 2D रिप्रेजेंटेशन ही है जो हम समझ लेते हैं। लेट मी ऐड अ पेज हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ। ऐड अ पेज, ओके। चलो, तो अभी हमारे पास में क्या है, एक लूप है, राइट। ये लूप में सामने दिख रहा है आपको करंट का डायरेक्शन जो है वो इधर से एंटर हो रहा है और करंट फ्लो होता हुआ इस लूप को कंप्लीट करता हुआ यहाँ से करंट बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, इस लूप के सेंटर पे वो पॉइंट है जहाँ से हमें x डिस्टेंस पे p पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। x डिस्टेंस पे क्या करना है, p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इस लूप की रेडियस क्या हो गई, a, ये आपको दिख रही है a, राइट। इस लूप की सेंटर से लेकर पॉइंट p तक की डिस्टेंस क्या हो गई, x, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस वायर के इस लूप के ऊपर दो लेंथ एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। दो लेंथ एलिमेंट कौन से, मैंने एक लेंथ एलिमेंट तो कंसीडर करके यहाँ ऊपर की तरफ LM जिसका नाम DL लेंथ है, और एक कंसीडर कर रखा है हमने नीचे की तरफ जिसकी लेंथ तो DL है, नाम क्या है, L' M', राइट। अब ये दोनों जो लूप है, ये दोनों जो लेंथ एलिमेंट है, इनसे इस पॉइंट P के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा। ठीक है, ये लेंथ एलिमेंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है यहाँ पे, और ये लेंथ एलिमेंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इसके ऊपर यहाँ पे। बस अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, और डायरेक्शन निकाल के फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, सिंपल। और उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलो डायरेक्शंस को कंसीडर करते हैं, कैसे क्या इसका डायरेक्शन कंसीडर हो रहा है। वैसे ये r डिस्टेंस एक्चुअल में ये वाली है जो हाइपोटेनस टाइप की दिख रही है थोड़ी सी एंगल पे, और x डिस्टेंस पॉइंट P की है, और स्मॉल a जो है हमारा क्या है, रेडियस है उस लूप का। इनको माइंड में रखना क्योंकि डेरिवेशन में आगे ये काम आने वाला है। नाउ DL लेंथ को देखो, जो LM है, LM वाला पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, अगर देखा जाए तो करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, राइट। और मैं इसके ऊपर क्या रखूंगा, करंट जिधर हो रहा है उसके ऊपर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे ना। करंट इधर आ रहा है इधर, तो मैं इस पे इस तरह से रखूंगा। तो करंट इधर आ रहा है तो मेरी फिंगर्स में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड रूल यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इस लेंथ एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरफ, इस डायरेक्शन में। ठीक है, DB ऊपर जा रहा है, जो फिंगर्स ऊपर जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर जा रहा है, जैसे देख सकते हो आप डायग्राम में। नाउ अभी हमें निकालना है L' M' वाले का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट जा रहा है इधर, और मेरी फिंगर्स जा रही है ऐसे होके ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, L' M' का DB', वो हो रहा है डाउनवर्ड। सो नाउ वी हैव अ टू मैग्नेटिक फील्ड
डीबी ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि इसका करंट इस तरफ आ रहा है और दूसरे वाले का करंट उस तरफ जा रहा है, जहां पे हमने राइट हैंड का यूज करके डीबी और डीबी डैश का डायरेक्शन निकाल दिया। ठीक है, ये तो हमारे बात हो गई है एंगल्स की कि भाई किस एंगल पे किस तरफ क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। सेम होने का रीजन तो ये है क्योंकि लेंथ एलिमेंट आपने यहाँ पे जो कंसीडर किया है वो लेंथ एलिमेंट आपने नीचे भी कंसीडर किया है और दोनों ही लेंथ एलिमेंट की साइज भी सेम है और बस डायरेक्शन अलग है। तो इनके डायरेक्शन अलग है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनके मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो ये डीबी और डीबी डैश, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या निकालना है, सिंपल सा है, क्या निकालना है, हमें इनके कंपोनेंट्स निकालने हैं। इन दोनों का कंपोनेंट निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स को कंसिडर करेंगे। अभी देखते हैं एंगल्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं। तो जैसे कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये LM वाली जो लेंथ है, आई मीन DL, ये इसके साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा, राइट। और ये वाला DL इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा, राइट। अब कंसिडर करने हमें दूसरी साइड के एंगल्स, दूसरी साइड के एंगल्स का मतलब ये वाले, इनमें क्या बना सकते हैं हम। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे क्रिएट होगा एंगल। जैसे कि वो वाली लेंथ इसके साथ में इस तरह से कुछ थीटा एंगल बना रही है, राइट, थीटा। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये वैसे लूप है हमारा और ये लूप के साथ में ऐसे एंगल बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो देखो मैग्नेटिक फील्ड डीबी डैश की तरह रहा था, डीबी डैश, और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह रहा था, डीबी। ठीक है, अब ये दोनों के लिए अगर ये 90 डिग्री है, राइट, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा, है ना। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी एक तरह से दूसरा वाला जो लाइन बन रही है हमारी, ये वाली, अगर इसको ढंग से देखें, मैं जिसको ग्रीन शेड कर रहा हूं, ये भी एक तरह से क्या है, 90। ठीक है, इस तरह से 90 है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला क्या होगा, ऐड कर लो बोले, 90 माइनस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 90 में से माइनस करना है ना, तो ये हो गया 90 में से माइनस करने पे 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, थीटा। किस चीज को एंगल वाली बात समझ में आई है नहीं आई है। देखो सिंपल सी चीज है ये, वापस बता देता हूँ एक बार के लिए, कंफ्यूज मत होना। जैसे कि अगर ये 90, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अगर ये थीटा है तो ये 90 में से थीटा गया तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, दिस वन। ठीक है, और अगर ये 90 माइनस थीटा है और मैं यहाँ पे एक 90 बना दूँ तो अब ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसको अगर 90 जोड़ दूँ तो 90 में से थीटा ये माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, थीटा ही बचेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा, अगर ये थीटा है नाउ तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। बात समझ में है सबको एंगल वाली, बहुत सिंपल सी है। अब फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, और इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्ट बिहाइंड द फाइंडिंग द एंगल, ऐसे करके भी मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा वहाँ पे डायरेक्टली, राइट। तो अभी हमारे पास में दो एंगल्स बन गए नए नए। दो एंगल्स कहाँ बने, एक थीटा तो बना यहाँ पे और एक थीटा हमारे यहाँ पे बना। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन थीटा। तो उन कंपोनेंट्स का यूज करके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस डीबी के दो कंपोनेंट, पहला डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा, और इस डीबी डैश के दो कंपोनेंट, डीबी डैश साइन थीटा और डीबी कॉस साइन थीटा। ठीक है, कॉस तो वही होता है जो थीटा के साथ में रहता है। तो इस तरह से हमारे ये कंपोनेंट्स बन गए। यहाँ पे देखने वाली बात ये है, डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा, मतलब कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड में सेम है। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन डीबी साइन थीटा और डीबी डैश साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है और एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ है। तो सीधी सी बात है, ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, या फिर इन्हीं कंपोनेंट की कुछ वैल्यू रहेगी जो हमारे को मैग्नेटिक फील्ड ला के देगी। क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं।
जिसकी वजह से वहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे ही नहीं। तो हमारे मेन कंपोनेंट है डी बी साइन थीटा। चलो डेरिवेशन पे आते हैं हम, ठीक है। इसमें हमने क्या कर रखा था, एक एक्सिस कंसीडर कर रखा था। एक मिनट मेरे को पेज डिलीट कर दो। हमने एक्स एक्सिस कंसीडर कर रखा है जिसपे पी पॉइंट रखा हुआ है और ओ सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमें उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सब थ्योरी लिख रखी है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये नोट्स मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप देख लेना एक बार के लिए। तो फ्रॉम द बायो-सावर्ट लॉ हम क्या लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्रॉस किसके बीच में बन रहा है, लेंथ एलिमेंट और आर के बीच में। तो देखते हैं लेंथ एलिमेंट और आर के बीच में एंगल कितना है। तो इस डायग्राम में देख के पता पड़ रहा है, लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन इधर, आर कैप का डायरेक्शन इधर, ऐसे समझ रहे हो। एक पेन अगर ऐसा रखा है और मेरा लेंथ एलिमेंट इधर है, दोनों एक दूसरे के साथ में किधर है 90 डिग्री। मेरा लेंथ एलिमेंट इधर है और आर इधर है, अभी कितना है 90 डिग्री। मतलब ये कितना भी चेंज कर लो, आर विल बी ऑलवेज टू द 90 डिग्री एंगल। तो हम यहाँ पे इस डायग्राम को ढंग से देख लो, इस 3D वाले डायग्राम को, इसमें दे रखा है डीएल इधर है तो आर इधर है, तभी मैंने इस 3D रिप्रेजेंटेशन को लिया था, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। डीएल इधर है आर इधर है, तो दोनों में एंगल कितना 90, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया डीएल साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 का एंगल बना रहे हैं, और साइन 90 होता है हमारा 1। तो बायो-सावर्ट लॉ से हमारा फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा हट गया, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सिमिलरली वी कैन टेक द अनदर लेंथ एलिमेंट, दूसरा लिया है हमने लेंथ एलिमेंट, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बायो-सावर्ट के अकॉर्डिंग, यही सेम टू सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, वो तो हट चुका है ऑलरेडी, अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं ये देख सामने देख के पता पड़ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है। तो dB इज इक्वल टू dB डैश। नाउ वो जो पूरा लूप है dB इज इक्वल टू dB डैश जो हमारे पास में आया है यहाँ पे, इसके कंपोनेंट में साइन थीटा वाला कंपोनेंट ज्यादा वेरी कर रहा है, तो dB साइन थीटा लिखो या dB डैश साइन थीटा लिखो, एक ही बात है, क्योंकि तुम्हें मिलना तो 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर ही है। तो यहाँ से हमने इसको इक्वल रखा एक बार, तो फिर उसके बाद में टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन कर लिया। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी B इज इक्वल टू dB साइन थीटा, राइट। अभी यहाँ पे dB की वैल्यू पुट करनी है, जो क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल किया है साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है, हमें वो निकालनी पड़ेगी, राइट। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, करंट एलिमेंट और उसके साथ में हमारे बीच की जो डिस्टेंस है आर, वो सब हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें मेन पहले साइन थीटा आई मीन कंपोनेंट निकालना पड़ेगा ना। तो साइन थीटा को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे ट्राइंगल कहाँ मिल रहा है, तो ट्राइंगल मुझे मिल रहा है यहाँ पे, देखो ये POL आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, इसमें देखो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो A अपॉन R, यहाँ से मुझे मिल गया साइन थीटा की वैल्यू, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ से वैल्यू मिल गई। और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो वैल्यू रख सकते हैं इजीली A अपॉन R। जब A अपॉन R की वैल्यू रख दी है, तो अब क्या बात आती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करने के लिए सभी कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट वैल्यूज आर लाइक म्यू नॉट 4 पाई आई, करंट भी फिक्स है वो भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर वो भी फिक्स है, आई मीन डिस्टेंस जो है वो भी फिक्स है, आर इज ऑल्सो फिक्स, और उसकी रेडियस स्मॉल ए ये भी फिक्स है। तो सारी चीजें जो फिक्स है वो बाहर, तो चेंज क्या हो रहा है, डीएल एलिमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि वो देखो ऊपर मैंने छोटा सा डीएल कंसिडर किया था, पूरा लूप का डीएल एक्चुअल में उस पूरे लूप की लेंथ होगी, तो डीएल का हमें इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो डीएल, अब डीएल की वैल्यू क्या होगी पूरी इंटीग्रेशन करने के बाद में, वो जो डिस्टेंस है टोटल वो, राइट। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे सामने पता पड़ रही है इस पूरे लूप की सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू आ गया 2 पाई ए, क्योंकि हमारी रेडियस ए है, तो 2 पाई आर की जगह 2 पाई ए। जैसे यहाँ पे 2 पाई ए पुट किया, तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 4, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन हमें ये कट करना नहीं है। इसका रीजन, अभी हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी।
अदरवाइज बाकी देखा जाए तो चीज़ें कैंसिल आउट तो हो रही है हमारे पास में, 2 से 4, 5 से पाई, ये सब। तो देखो अब मुझे निकालना है इस पे सबसे पहले आर क्यूब की वैल्यू, ठीक है। आर क्यूब डायग्राम में देखते ही पता पड़ रहा है, आर क्या है हमारे पास में, हाइपोटेन्यूस। पीजीटी अप्लाई करो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, जो होगा हमारे पास में क्या है, आर की वैल्यू, और आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो आर क्यूब की जगह पे। अगर देखो आर की वैल्यू तो क्या थी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये थी ना, और उस अंडर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब अगर ये आर क्यूब होता है तो उस पावर के साथ में क्यूब ऐड हो जाएगा, जो हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, पूरे होल की पावर है, ठीक है। यहां से आर की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, और जैसे ही पुट करा है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4π मल्टीप्लाई बाई 2πIa स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा हमारा जो है मेन फॉर्मूला आ गया, किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं, एक सिंगल टर्न के लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ लिख देता हूँ, ये सिंगल टर्न के लिए फॉर्मूला है। लेकिन अगर इस लूप में बहुत सारे टर्न्स आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 10 टर्न्स है तो 10, 20 टर्न्स है तो 20, 20 के बाद में 40 है तो 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड विल बी u0/4π मल्टीप्लाई 2πNIa स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर x 3/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीबीएसई में इसमें क्वेश्चंस बहुत बार पूछेंगे। और पहली बात मैंने है ना प्रीवियस क्यूज को एनालाइज करते समय एक चीज नोटिस करी है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और हमारा जो सेमीकंडक्टर से पहले जो ड्यूअल नेचर न्यूक्लियर और एटम आते हैं, इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रेयरली, बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर है वो बहुत इजीली हो जाता है, सेकंड चैप्टर थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन स्टिल इसके क्वेश्चन मतलब इन द सेंस एवरेज टाइप आते हैं। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए चैप्टर्स, उन चैप्टर्स से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना पढ़ते समय सिलेबस ऐसे बनाना। कुछ कंडीशन अगर मैं इसमें अप्लाई कर लूँ, अगर हमारा पॉइंट पी पे नहीं रह के वो सेंटर में आ गया, तो वो अगर सेंटर में आ गया तो ऑब्वियसली बीच की डिस्टेंस x जो हो जाएगी हमारी क्या, 0, क्योंकि देखो पॉइंट पी यहाँ रखा है ना x डिस्टेंस पे, सेंटर में आ गया तो x 0 होगी, और सेंटर में जब आया और x 0 होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस जगह पे देखो, इस जगह पे हमें रखना है x को 0, तो a स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2, a स्क्वायर की पावर होगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो a की पावर होगी क्यूब, ठीक है। तो हमारे को क्या मिला, क्यूब। अब यहाँ नीचे क्यूब है और ऊपर क्या है, a स्क्वायर है, ये देखो ऊपर a स्क्वायर और नीचे क्या आया था, क्यूब, तो ऑब्वियसली a स्क्वायर अपॉन a क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा हमें 1/a, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया μ0NI/2a। ये मैक्सिमम होता है सेंटर में, ठीक है। किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, सेंटर में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू आ जाए तो उसमें ध्यान रखना ही है, छोटी छोटी सी चीजें। नेक्स्ट, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज अ वेरी फार फ्रॉम द कॉइल देन इट्स रेडियस तो छोटी सी है और हमारा पॉइंट बहुत दूर ले रखा है, तो वो रेडियस के कंपेरेटिवली पॉइंट जो होगा लार्ज हो जाएगा। एंड नाउ वो जो लार्ज पॉइंट है उसके कंपेरेटिवली हमें रेडियस को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो ए को अभी हमें रखना पड़ेगा 0 या फिर गायब करना पड़ेगा। नाउ b इज इक्वल टू μ0/2πNIa स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या गायब था, देखो यहाँ पे था एक्चुअल में क्या, a स्क्वायर है ना, और इसकी पावर 3/2 थी। अगर ये सब चीजें हट जाए और सिर्फ बचता है एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये सिर्फ एक्स क्यूब बचा, और अभी हमारे पास में और क्या टर्म्स बच रही है, यहाँ से हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। और एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे देखो पाई आ रहा है और यहाँ से हम ले रहे हैं ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर कहीं कहीं फॉर्मूला सुना हुआ लग रहा होगा ना, पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मैं इस एरिया ऑफ सर्कल को कैपिटल ए दे देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π 2πNIa अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पर है, बहुत फार पॉइंट है वहाँ पे, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे है, सेंटर में, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस थी। आई होप आपको सारी स्पेशल केसेस और रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड किया और किस तरह से वो वेरी कर सकता है आपको समझ में आया होगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और
उन दोस्तों को ज़रूर भेजिए जिनको इसकी नीड है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस नोट्स, इसको स्कैन कीजिए और यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं कलरफुल। और सपोर्ट करना चाहे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन ब्रिंग यू मोर फिजिक्स रिलेटेड कंटेंट जो आपके सभी तरह के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहे।